हेलो व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा छिब्बर और आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन होगा वो है स्टाइल ऑफ राइटिंग गुड आंसर, अच्छा उत्तर लिखने की शैली। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है जो बीएड, एमएड या एमए साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। एग्जाम हॉल में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसका पैटर्न ऐसा होगा कि उसमें 5 यूनिट्स होंगे और सभी यूनिट्स में दो क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिखेंगे, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा। आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को 2 to 3 मिनट्स अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। उसके बाद फाइनली आपको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा यूनिट आपको पहले बनाना है। यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आप यूनिट 1 को ही पहले बनाएं। जो भी यूनिट आपको बहुत अच्छे से आता है उस यूनिट को आप पहले अटेम्प्ट करिए। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में एक यूनिट लिया है, यूनिट 1, जिसमें 2 क्वेश्चन ऑप्शन में हैं। तो मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे पहला ही क्वेश्चन बना लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट? परीक्षण से क्या अभिप्राय है? एक अच्छे परीक्षण के क्या गुण होते हैं? ये बहुत ही ज़रूरी है कि आंसर कॉपी में जब हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें यूनिट मेंशन करना चाहिए। जिस भी यूनिट का क्वेश्चन हम पहले बनाने वाले हैं उस यूनिट के नंबर को ध्यान से हमें लिख देना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं यूनिट 1 बना रही हूँ, इसलिए यूनिट 1 मैंने मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन मुझे लिखना है उस क्वेश्चन को मैं मेंशन करूँ। समय बचाने के लिए हम क्वेश्चन को इस प्रकार से शॉर्ट में लिख सकते हैं, और अगर आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। और बहुत ही इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये बहुत ही अच्छी तरीका है कि आप क्वेश्चन को मेंशन करते हैं और ठीक उसके बाद हमें आंसर लिखना शुरू करना चाहिए। और जब हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम सिनॉप्सिस भी बनाएं और उसे लिखें। सिनॉप्सिस का जो भी ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, वो निश्चित होता है, इट्स डेफिनेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले है इंट्रोडक्शन, फिर है मीनिंग एंड डेफिनेशन, देन नेचर, फिर है क्वालिटीज़ और फिर है कंक्लूजन। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है और फिर कंक्लूजन आता है लास्ट में। तो ये क्रम कभी भी चेंज नहीं होता, इंट्रोडक्शन हमेशा सबसे पहले आता है। इसको मैंने हिंदी में भी तैयार किया है। इकाई को मैंने मेंशन कर दिया, उसके बाद मैंने प्रश्न को शॉर्ट में लिखा। फिर मैंने जब उत्तर लिखना आरंभ किया तो सबसे पहले मैंने रूपरेखा तैयार की, जो इस प्रकार है: प्रस्तावना, परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, परीक्षण की प्रकृति या विशेषताएं, अच्छे परीक्षण के गुण और अंत में उपसंहार, जिसे निष्कर्ष भी कहते हैं। अब जैसे कि मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मेरा ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट? तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो पहला पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट, तो इसके हिसाब से जो सिनॉप्सिस हम देख रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, और फिर उसके बाद नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, चाहे नेचर ऑफ टेस्ट लिखें, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट लिखें। यहाँ पर मैंने दोनों इसलिए मेंशन किए हैं कि आपको जो ठीक लगे आप वो लिखिए। उसके बाद जब सेकेंड पार्ट में देखती हूँ क्वेश्चन का, तो वो है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट। इसीलिए मैंने नेचर बताने के बाद लिखा है क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट, और लास्ट में आएगा कंक्लूजन। अब हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि ये जो हमने सिनॉप्सिस बनाई है, इसमें जो ये सब हेडिंग्स हैं, इसके अंतर्गत हमें कितना लिखना है और किस प्रकार से लिखना है। तो आइए आगे देखते हैं। इसको मैंने हिंदी में भी तैयार किया, इसको आप देखें। इकाई लिख दी, फिर प्रश्न को मैंने लिखा है और ये रूपरेखा है। तो अभिप्राय जब भी आए तो इसमें आपको अर्थ परिभाषा, प्रकृति बताना अनिवार्य होता है। और उसके बाद जैसे हम देख रहे हैं कि जो प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण के क्या गुण होते हैं, तो वो मैं
अंत में बता रही हूँ अच्छे परीक्षण के गुण, और उत्तर की समाप्ति उपसंहार के साथ होगी। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन जो होता है वो पैराग्राफ फॉर्म में होता है। इसमें आपको 5 to 6 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर आपको समय की बचत करनी चाहिए, क्योंकि 3 घंटों का एग्ज़ाम है, उसमें आप 35 से 40 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन को लिखने में देंगे तभी आप सभी 5 प्रश्न को हल कर पाएंगे। इस बात का खास ख्याल रखें कि कहाँ कहाँ आप समय बचा सकते हैं, उन समय को बचाकर आप पूरा उत्तर लिख पाएंगे। यहाँ पर ये जो इंट्रोडक्शन है इसी तरीके से लिखा जाता है। इसको मैंने हिंदी में भी तैयार किया है, और आप ये भी देखिए कि हेडिंग जब मैं लिख रही हूँ तो मैंने उसको अंडरलाइन किया है। इस प्रकार से 5 से 6 पंक्तियाँ आप प्रस्तावना के अंतर्गत लिख दीजिए। इससे अधिक लिखना सही नहीं है, इससे वक्त अधिक व्यय होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर सिनॉप्सिस में जैसे हमने देखा था कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेस्ट मैंने मेंशन किया, तो यहाँ पर भी ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब हम मीनिंग बताएंगे तो हमको उसको पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है, और मीनिंग को भी ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना चाहिए। मीनिंग में जो भी सेंटेंस आप लिखें उससे मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इसमें आप 6 लाइन्स मैक्सिमम लिखें, इसको भी बहुत लंबा ना लिखें। यहाँ पर भी आपको समय की बचत करनी चाहिए। डेफिनेशन की जहाँ तक बात है, अगर आपकी डेफिनेशन अच्छे से तैयार है तो आप एक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 डेफिनेशन लिखें तो अच्छा होगा। 2 से अधिक डेफिनेशन लिखने से आपका वक्त जो है ज़्यादा यहाँ खर्च हो जाएगा, और आगे आप जो उत्तर लिखना चाहते हैं उसके लिए आपके पास कम समय बचेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन बातों को नोट करते चलें। तो यहाँ पर ये मैंने हिंदी में भी रेडी किया है, आप देखें। परीक्षण का अर्थ और परिभाषा, जो भी पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि टेस्ट का अर्थ क्या है और वो किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो परिभाषा ली है वो एक ही परिभाषा मुझे मिली, वो मुझे अच्छी लगी, तो यहाँ पर मैंने उसको मेंशन किया है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा सिनॉप्सिस में नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट मुझे लिखना था। यहाँ पर जो पॉइंट्स हमको लिखने हैं वो हम पॉइंट फॉर्म में ही लिखते हैं। कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि नेचर के बारे में बताते हैं लेकिन वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। उससे एग्जामिनर को बहुत खासी परेशानी होती है, और उससे आपके नंबर भी जो है वो कम हो जाते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि नेचर के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो वो आप पॉइंट फॉर्म में लिखें, और ये भी ध्यान रखें कि पॉइंट्स जो है मिनिमम 10 पॉइंट्स आपको लिखना चाहिए, और मैक्सिमम में 12 to 15 पॉइंट्स आपको लिखना चाहिए। इससे ज़्यादा पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे तो आपका फिर समय अधिक जाएगा, और 15 पॉइंट्स बहुत बढ़िया है अगर आप 15 पॉइंट्स मेंशन करते हैं। और यहाँ पर एक पैटर्न आप और देखिए कि जो पॉइंट्स मैं मेंशन कर रही हूँ वो सेंटेंस फॉर्म में सिर्फ मैं लिख रही हूँ, और जो मेन वर्ड्स हैं मैंने उनको अंडरलाइन किया है। तो यहाँ पर जो मैंने मेन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है वो आगे जब मैं डायग्राम बनाऊंगी तो वो उसका बेस बनेंगे। आप आगे देखें। इसको मैंने एक तरीके से और बता रही हूँ आपको। यहाँ पर आप देखिए कि जो मेन वर्ड्स हैं मैं इनको पहले मेंशन कर रही हूँ, फिर मैंने सेंटेंस के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये भी एक तरीका होता है। आप इन दोनों में से कोई एक तरीका यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में, और इस तरीके से आप अपनी बात को वहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी पॉइंट्स हैं आप या तो पहले मेन पॉइंट बताएं फिर उसको एक्सप्लेन करें, या फिर सेंटेंस फॉर्म में लिखकर आप मेन वर्ड को अंडरलाइन कर लें। लेकिन मेन वर्ड को अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है, इसको आपको नहीं भूलना है। हिंदी में भी मैंने इसको तैयार किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, मुख्य शब्दों को मैंने रेखांकित कर दिया है, और ये जो रेखांकित शब्द हैं आगे जब आरेख बनाऊंगी तो उसमें मैं उपयोग करूंगी। फिर यहाँ पर भी मैंने मुख्य शब्दों को पहले लिखा, फिर मैंने उसको समझाया है। और ये दोनों ही तरीके आप अपना सकते हैं, चाहे आप ये अपना लें, चाहे आप ये अपना लें, या फिर किसी आंसर में ये अपना लें, किसी आंसर में इस प्रकार से लिखें। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो आंसर है इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, और ये जो सब हेडिंग है ये वही है, यानी जो नेचर है उसको मैं डायग्राम के थ्रू और समझा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो प्रकृति है उसको मैंने पॉइंट्स जो मैंने पहले से अंडरलाइन किए हुए थे उनको मैंने यहाँ पे बॉक्सेस में डाल दिया। और ये जो डायग्राम होते हैं ये मार्क्स ज़्यादा लेने में आपकी सहायता करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम में सिर्फ थ्योरी लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए आपको डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए इस प्रकार से डायग्राम आप बना सकते हैं। ये पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ माइंड मैप का।
आप इसको बिल्कुल अपना सकते हैं। और मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप किस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं, कितने टाइप्स रहते हैं, वो आपको हेल्पफुल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भी मैंने इसको बनाया है। इस प्रकार से आप देखिए, प्रकृति लिखी, फिर जो भी मैंने शब्दों को रेखांकित किया था वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। इस प्रकार से हमारा ये चित्र बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारा आंसर है उसकी सिनॉप्सिस आगे बढ़ी, तो जो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टेस्ट है उसके बारे में हमने सिनॉप्सिस में मेंशन किया था। अब उसको मुझे बताना है। तो यहाँ पर ये जो आंसर है इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो मेन है, प्रैक्टिकल क्राइटेरिया और है टेक्निकल क्राइटेरिया। और आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्राइटेरिया में 6 पॉइंट्स हैं और टेक्निकल क्राइटेरिया में 5 पॉइंट्स हैं, और वो मैंने सेंटेंस फॉर्म में लिया है। और यहाँ पर मैंने मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया है जो आगे मुझे डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगे। इस प्रकार से मैंने प्रैक्टिकल क्राइटेरिया और टेक्निकल क्राइटेरिया में मैंने अंडरलाइन कर लिए मेन वर्ड्स। इसको हिंदी में भी देख लीजिए आप। 2 प्रकार की कसौटी मैंने बताई है, व्यवहारिक कसौटी और तकनीकी कसौटी। और व्यवहारिक कसौटी के अंतर्गत जो भी पंक्तियां मैंने लिखी हैं उसके मुख्य शब्दों को मैंने रेखांकित कर लिया है। और तकनीकी कसौटी में भी देखिए, सभी पंक्तियों में मैंने मुख्य शब्दों को रेखांकित किया हुआ है। आगे जब हम आरेख बनाएंगे तो इसमें हमको ये सहायक होंगे। आगे बढ़ें। इसमें आप देख रहे हैं कि ये मैंने जो डायग्राम है थोड़ा अलग बनाया है, क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं और जो भी उसकी सब हेडिंग्स होती हैं, जो भी हमको मैटर उसमें लिखना होता है, तो सब में एक जैसे डायग्राम्स नहीं बनते। तो यहाँ पे ये थोड़ा अलग बना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्वालिटीज़ हैं वो 2 क्राइटेरिया में बटी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 क्राइटेरिया को अलग अलग मैंने बना दिया। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकल क्राइटेरिया के पॉइंट्स हैं उसको मैंने एक डब्बे के अंदर पूरा पॉइंट्स मैंने इस तरीके से लिखे हैं। तो जब एग्जामिनर इसको देखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा कि ओके, ब्रीफ फॉर्म रहता है, माइंड मैप जो रहता है, इससे मैटर समझ में आ जाएगा उनको और वो मुझे अच्छे मार्क्स देंगे। इसके बाद हिंदी में भी मैंने इसको बनाया है। आप देखिए, अच्छे परीक्षण के गुण जो है 2 प्रकार की कसौटी है उसके अंतर्गत, और जो व्यवहारिक कसौटी है उसके अंतर्गत जितने भी बिंदु हैं वो सभी मैंने इस प्रकार से एक बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं। और तकनीकी कसौटी के भी जो बिंदु हैं वो इस प्रकार से मैंने ब्रीफ फॉर्म में यहाँ पे डाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी सेंटेंस फॉर्म में हम लिख रहे हैं पॉइंट्स को, पंक्तियाँ जो हमने लिखी हैं, उसमें जो मुख्य शब्द हैं, जो मेन वर्ड्स हैं, उनको हमने जैसे रेखांकित किया तो उन्हीं को हम डायग्राम में यूटिलाइज करते हैं। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आंसर का जो एंडिंग होता है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है इसको ज़रूर रीड करते हैं, क्योंकि कंक्लूजन जो रहता है वो आपके अपने थॉट्स रहते हैं, आपके अपने विचार हैं। जो भी टॉपिक पूछा गया जिस पे आपने आंसर लिखा है उसके बारे में आप कितना ज्ञान रखते हैं वो कंक्लूजन से पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर लिखने के बाद आप अपने विचारों को रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना होता है और 5 to 6 सेंटेंसेस से ज़्यादा कंक्लूजन में भी नहीं लिखते हैं। और इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर लिखा है। इसको मैंने हिंदी में भी बनाया है, उपसंहार। उपसंहार जो रहता है पैराग्राफ फॉर्म में ही रहेगा और 5 से 6 पंक्तियों से ज़्यादा आपको इसमें नहीं लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक सैम्पल आपके सामने रखती हूँ। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कॉपी है और इसमें यूनिट को कैसे मैंने मेंशन किया, उसको अंडरलाइन किया, फिर एक लाइन छोड़ी मैंने और फिर मैंने क्वेश्चन को मेंशन किया, फिर एक लाइन छोड़ के सिनॉप्सिस मैंने लिखा है। सिनॉप्सिस के बाद भी मैंने एक लाइन छोड़ के सभी पॉइंट्स को मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के मैंने उसी पेज से इंट्रोडक्शन लिखा, उसको अंडरलाइन किया और एक लाइन छोड़ के मैंने पैराग्राफ को लिखा है इंट्रोडक्शन के अंदर में जो आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं लाइन है वो छोड़ भी रही हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे और प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो जाए, और मैं ज़्यादा पेज को वेस्ट भी नहीं कर रही हूँ। तो इसका ख्याल सभी स्टूडेंट्स को रखना चाहिए कि ज़्यादा पेज को वेस्ट नहीं करना। टोटल पेज को यूज़ कर लें वो भी सही नहीं है और बहुत सारा पेज छोड़ दें वो भी सही नहीं है। तो इसके बाद आगे आप देखें कि इंट्रोडक्शन जब मेरा फिनिश होता है तो उसके बाद मैं एक लाइन छोड़ती हूँ और मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेस्ट मैंने लिखा, अंडरलाइन किया उसको, और एक लाइन छोड़ के मैं उसका मीनिंग लिख रही हूँ। फिर एक लाइन छोड़ के मैंने डेफिनेशन भी मेंशन कर दी है। और इस प्रकार अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ही इफेक्टिव दिखेगा और यही इसका स्टाइल भी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि जो नेचर मैं बता रही थी, नेचर ऑफ टेस्ट, इसमें मैंने 2 लाइन को छोड़ा है पॉइंट लिखने के बाद और वहीं पे मैंने ये डायग्राम को बना दिया है।
और डायग्राम बनाने के बाद मैं नीचे मेंशन भी कर रही हूँ कि ये डायग्राम 1 है, नेचर ऑफ टेस्ट है। तो इस प्रकार से अगर आप अपना आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, काफ़ी इफेक्टिव रहता है ये। और लास्ट में मैं समराइज करना चाहूँगी, कुछ और पॉइंट्स भी आपको बताना चाहती हूँ जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है कि आपको ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज़ करना चाहिए, और भूल के भी आपको स्केच पेन, ग्लिटर पेन, मार्कर पेन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कॉपी होती है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि उसकी छाप पीछे पड़ जाएगी, तो उससे उसका जो व्यू है वो अच्छा नहीं आएगा। इसके बाद आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, ज़्यादा स्पेस वेस्ट मत कीजिए, या फिर पूरी स्पेस यूज़ कर लें, ऐसा ना करें। एक एक लाइन छोड़ के, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यूनिट को प्रॉपरली मेंशन करें, कौन सा यूनिट है, जो भी यूनिट आप पहले बना रहे हैं, फिर उसके बाद जिस यूनिट को बनाएंगे उसको भी बताते चलें, सभी यूनिट्स को मेंशन करें। और आपको जो भी क्वेश्चन चॉइस में पसंद आता है, जिसको आप लिखना चाहते हैं, उसको भी प्रॉपरली आप वहाँ पे मेंशन करें। क्वेश्चन नहीं लिखना अच्छा नहीं है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल लिखना चाहिए, उससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है आप कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो। और जो भी आंसर आप लिखते हैं उसमें एटलीस्ट आपको 2 to 3 डायग्राम्स बनाने चाहिए, 2 से 3 आरेख आपको ज़रूर बनाने चाहिए, उससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और जो स्टाइल मैंने बताया आंसर लिखने का, उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और न्यू क्वेश्चन अगर आपको स्टार्ट करना है, जैसे ये एंड हो गया, तो उसको न्यू क्वेश्चन को आप न्यू पेज से चालू करेंगे, नए पृष्ठ से नया प्रश्न ही हमेशा आपको लिखना चाहिए। और टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली करें। आपको 40 मिनट से ज़्यादा किसी भी हालत में एक क्वेश्चन को नहीं देना है, उससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो फिर आपके बाद के क्वेश्चन छूट जाएंगे, आप पूरे 5 क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। और एक खास बात जो स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं वो ये है कि क्या शॉर्ट नोट्स में भी सिनॉप्सिस बनेगी? बिल्कुल बनेगी। सिनॉप्सिस में सिनॉप्सिस जो होती है वो बिल्कुल बनती है शॉर्ट नोट्स में भी, बस डिफरेंस ये रहता है कि जो मैटर आप लिखेंगे वो कम हो जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स है। जो भी आपके जो क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं, जैसे एनुअल पैटर्न वाले स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनका एक क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन पे जो मार्क्स रहते हैं वो 20 होते हैं, जबकि सेमेस्टर में जो है वो 16 होते हैं, तो उसके हिसाब से सिनॉप्सिस आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो शॉर्ट नोट भी उसके हिसाब से आधे नंबर बढ़ जाते हैं। 2 शॉर्ट नोट लिखना कंपलसरी होता है, तो वहाँ पे भी सिनॉप्सिस बनेगी, वहाँ पे भी डायग्राम बनेगी। आप बिल्कुल उसको सेम स्टाइल रखें, चेंज ना करें, और कम लिखें, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम भी बट रहा है। 40 मिनट्स में 20 मिनट्स आप 2 शॉर्ट नोट्स को लिखने में यूटिलाइज कीजिए। और अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे तो डेफिनेटली आप पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे, और गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। सो एनीवेज, गुड लक, और होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।